अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। भाई मैं कहती हूँ अगर ट्रैवल करना हो ना इन स्टाइल, हम आजकल देखते हैं ना ट्रैवल डायरीज एंड व्हाट एवरीबॉडी इज वेयरिंग एंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग, एयरपोर्ट लुक एंड देन ट्रैवल ब्लॉग। हाँ, तो मतलब ये चीज़ें बड़ी आजकल ट्रेंड में हैं। तो बाबर आजम की तरफ देखें, मतलब क्या शानो शौकत है। और क्या बाबर आजम पहुंचे हैदराबाद से अहमदाबाद। वहाँ पे एक मीट एंड ग्रीट था विद द रेस्ट ऑफ द कैप्टन्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा से भी उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। लेकिन जिस स्टाइल में वो निकले हैं, जिस स्टाइल में, क्या उनके लिए अपना एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन था और क्या बीच में वो बैठे हुए थे। ही वाज लुकिंग वेरी डैपर, वेरी नाइस। प्राइवेट जेट, हाँ प्राइवेट जेट था ना, मतलब उसकी तस्वीरें आई हैं, उसकी तस्वीरें, विजुअल्स हैं, वीडियो हैं उनके अंदर जाते हुए, फिर बैठे हुए, फिर सफर के दौरान। I am not that I've ever felt this way, by the way, never traveled on a private jet, लेकिन क्या स्पेशल फीलिंग सी होती है ना। और मुझे अच्छा लगा कि इस वीडियो में हैदराबादी बिरयानी का जिक्र नहीं है। तो आपने जरूर करना था अगर नहीं है अब्दुल्ला। वैसे क्योंकि जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है मैं जिच सा हो गया हूँ ये हैदराबादी बिरयानी। लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं ना, और कल एक दो लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या अब्दुल्ला को बहुत शदीद से हैदराबादी बिरयानी जो है वो खाना आई हुई है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आई हुई है, बट मेंशन बहुत हो गया ना। क्योंकि ये लोग बहुत मेंशन कर रहे हैं एंड आई डू नॉट लाइक द फैक्ट दैट दे आर हैविंग बिरयानी एवरी डे। प्लीज, यू आर मिसिंग द डांस जब बाबर आजम आए हैं। आई लाइक द शर्ट दैट ही इज वेयरिंग। Everything about him and the whole treatment is really nice, और ये बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से इनको ग्रीट किया जा रहा है। और and then in the green room कह लें इसे, जो भी कह लें, ही met रोहित शर्मा। और उसके बाद एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ जो आप जियो न्यूज़ पे हेडलाइंस वगैरह में देख भी रहे हैं। वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। लेकिन जब ये होटल जहाँ भी पहुंचे हैं वहाँ आपने डांस देखा था, वो एक बड़ा ट्रेडिशनल डांस भी हो रहा था। नहीं, डांस नहीं देखा मैंने, अभी दोबारा से वीडियो आएगी तो आपको दिखाते हैं। आई लाइक द फैक्ट कि ये सारी वीडियो जो है ये बनाई गई है उनका जहाज में बैठना, जहाज से व्यूज, बिल्कुल लाहौर लैंड करते हुए का मंजर लग रहा था। तो फिर आपको पता है ना, रीजन तो एक ही है। और आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट एन ऑनर इट वुड हैव बीन फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड एंड द पायलट एंड एवरीबॉडी टू मीट बाबर आजम। मतलब बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है ये तस्वीरें इनके साथ उतरवाने का, क्योंकि अदरवाइज इट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनी इंडियन to get a picture taken with Babar Azam, or for any Pakistani to get a picture taken with Virat Kohli for that matter. Unless डांस मिस कर दिया आपने। Unless of course overseas Pakistanis and Indians जो होते हैं उन लोगों को ऐसे मिल जाते हैं। तो ये सब हुआ और ये रोहित शर्मा, बाबर आजम। अच्छा, मुझे जो गुफ्तगू हुई ना बाद में, इस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू हुई और वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाबर ने हम लोगों को भी याद रखा। एज इन, नहीं मुझे और आपको नहीं, पाकिस्तानी फैंस को। आपको पता है मैंने एक्चुअली समझा कि मेरी बात हो रही है। नहीं, मुझे इसीलिए था, आपके चेहरे के तासुरात कैमरे पे नजर नहीं आया, बदल गए थे अचानक से। तो मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं कि हमें नहीं, पाकिस्तानी फैंस को, क्योंकि हम भी तो उसी में आते हैं। सो ये वो मनाजिर हैं जब वो कैप्टन्स डे के नाम से ये इवेंट मुनक्कद किया गया। सो इसमें तमाम कैप्टन्स थे, सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इट वाज अ बिग स्टेज, ग्रैंड सेटअप जैसे इंडियन शोज़ होते हैं, आपको पता ही है। बीच में ट्रॉफी रखी हुई थी और बाबर ने कहा कि अगर पाकिस्तानी फैंस आ सकते होते तो सोने पे सुहागा हो जाता। बात तो हमारे दिल की ना, है ना, हमें भूले नहीं। लेकिन खबर ये है कि शायकीन क्रिकेट की इंतजार की घड़ियां भी साथ ही खत्म हो रही हैं और आर्मी मेला क्रिकेट आज से भारत में शुरू हो रहा है। पहला टाकरा होगा किसके दरमियान? दिफाई चैंपियन इंग्लैंड, इन केस यू हैड फॉरगॉटन, और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में ही होगा। और इवेंट में शामिल 10 मुख्तलिफ मुल्कों की टीमें ट्रॉफी के लिए अपनी सलाहियतें आजमाएंगी। कल सारी टीमों के कप्तान कहाँ थे? अहमदाबाद में ना, वो अभी हम सारी आपको वीडियो भी दिखा रहे थे। तो वहाँ उनको बुलाया गया था, उनको इन्वाइट किया गया था। और कैप्टन्स डे में कप्तान बाबर आजम और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया, वो एक साथ एंट्री उन्होंने दी। कितनी हमने वैसे फिल्मी डायलॉग्स हम कह रहे हैं, बट मतलब इट मैटर्स, आपको पता है इस इवेंट में। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान गोइंग टू इंडिया फॉर दिस इवेंट इज़ अ बिग डील। बाबर आजम ने कहा वर्ल्ड कप में 100% देंगे, दे विल गिव देयर 100%, और इसके लिए मेहनत की है। और अगर पाकिस्तानी फैंस भी इंडिया आ सकते तो क्या ही बात होती। नहीं, उन्होंने ये बस दिल की बात की है, दिल पे लग गई है। होता बहुत अच्छी बात की है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ द फैंस
देखिए देयर आर फैंस हु ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब अभी श्रीलंका में पहुंचे हुए थे पाकिस्तान के फैंस फ्रॉम ऑल ओवर। कहीं भी मैच हो रहा होता है तो जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया? ये एक सवाल उठता है ना। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टफ टूर्नामेंट होगा, एंजॉय करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन पैट कमिंस ने भी जीत का तसलसल जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। ना जारी रखें यार जीत का तसलसल। नहीं बट हर कोई जीतने ही आया है ना, मतलब क्या लगता है कि मतलब बाकी सारे स्पेक्टेटर। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। एक तो वनडे वर्ल्ड कप है, फिर इंडिया में हो रहा है तो उसका प्रेशर भी होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी टीम के करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है। हम ऐसी बातें करके डराना नहीं चाहते, लेकिन आपको लगता है कि हम ज्यादा प्रेशर का दबाव डाल देते हैं बाय सेइंग दैट? लेकिन ये एक्चुअली इन लड़कों के करियर का भी सबसे बड़ा इम्तिहान है और पाकिस्तानी टीम के इन द रीसेंट टाइम्स भी सबसे बड़ा इम्तिहान ही है। दुआ तो हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह दवा ये करेंगे। अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? आई एम श्योर कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, बिकॉज हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का, इस टूर्नामेंट का। तो आज से वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो रहा है। आज के मैच की बात करेंगे, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। तो मैं भी यही करने लगी थी, लेकिन अब आप कर लें। अच्छा बता दें भाई, आज के मैच में कौन फेवरेट नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है, वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की अगर बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड को मैं कहूँगा एज काफ़ी है, क्योंकि उनकी वेल बैलेंस टीम है और काफ़ी अच्छा खेल रही है पिछले 2-3 सालों से। और नो डाउट न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वार्म मैच में, पर फिर भी मैं इंग्लैंड को कहूँगा कि इंग्लैंड की टीम ज़्यादा बेहतर है। So, इंग्लैंड को इनके मुताबिक एडवांटेज है। फिर वो डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, तो यस दे हैव बीन प्लेइंग वेरी वेल। अच्छा ये बताएं कि इसके बाद होगा हमारा बेसिकली मैच, मीनिंग के पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड के मैच होगा, विच इज़ गोइंग टू बी टुमारो। तो अब तक के वार्म अप और परफॉर्मेंसेस देखते हुए आपको शादाब, फ़खर, नवाज की टीम में जगह नज़र आ रही है? क्या फीलिंग है? जी डेफिनेटली देखें, पाकिस्तान ने वार्म मैचेस खेले, ठीक है, उसमें प्लेयरों को यूटिलाइज करना होता है। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। शादाब भी पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर है, मोहम्मद नवाज भी स्पेशली इन पिचों पे काफ़ी यूजफुल होंगे। और बस एक कम्बिनेशन के साथ खेलें और वर्ल्ड कप जीतने की इंटेंट से खेलें। और अगर हम कम्बिनेशन पे ही सारी कंसंट्रेशन करते रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस दें और उनको ये इत्मीनान दें कि आप सारे मैच खेलेंगे और आप ये अच्छी परफॉर्मेंस दें जिससे पाकिस्तान टीम ये वर्ल्ड कप जीत के आए। अच्छा रज़ाक भाई, अपनी बात कर लें पाकिस्तान को एक बार फिर। एक रिवायती सा इशू है हमारा, अचानक हम इतनी तारीफ़ कर रहे थे पिछले दिनों, हमारी फील्डिंग ख़राब से ख़राबतर होती नज़र आ रही है। आपके दौर में भी ऐसा पीरियड रहा है, लेकिन फिर मजमूई तौर पर टीम की फील्डिंग में बेहतरी आ गई थी। अब फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए क्या हम कहाँ रुजू करें हम दोबारा से? जी देखिए, रवायती इशू की तो बात नहीं है, ये क्रिकेट है, इसमें आप हर दिन की एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं रहती। और ये है कि अगर हमारे दौर में अगर ऐसे इशू आए थे तो बस ये है कि जो प्लेयर्स को अपने आप को बैक करना होता है और प्लेयर को अपने आप को उठाना होता है। जब प्लेयर की सोच एक जैसी हो जाती है और इनकी इंटेंट एक जैसी हो जाती है, और जैसे इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं लक्ष्य आपका एक जैसा हो जाता है, तो वो फिर टीम में परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब चीज़ अच्छी हो जाती है। मेन ये है कॉन्फिडेंस और गिव अप नहीं करना, अपनी एफर्ट करते रहना, हार्ड वर्क करते रहना, तो फिर ये है कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। चलिए जी, अब्दुल रज़ाक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? We just want to talk about cricket today. हाँ, आपके पास क्या खबरें हैं? अच्छा, ये मैं एक नसीम शाह की बात करना चाहता हूँ, कर लूँ? पहले भट्टी साहब को हेलो तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। हमने क्योंकि वर्ल्ड कप की बीच में बहुत बात की है, भट्टी साहब आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस इशू। पिछले दिनों ऐसी खबरें आ रही थी ज़राए से, जिन लोगों से नसीम शाह मुबैना तौर पर मिल रहे थे ऑन डिफरेंट शूट्स इश्तहारात के, कि कुछ है उन्हें दुख वर्ल्ड कप में ना जाने का, लेकिन अब उनकी सर्जरी भी हुई है, फिर उनकी वो वीडियो भी आई है जो कि मेरा ख्याल है बहुत ही प्राइवेट पर्सनल वीडियो थी। पीआर मैनेजर्स को भी कुछ ख्याल करना चाहिए, जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थीसिया हैं वो इस तरह मुंह पे कैमरा रख के वीडियो बना रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। किस चीज़ की सर्जरी हुई है? उनके फैंस ज़रा कंसर्न है उनके बारे में। देखें, उनका जो बॉलिंग हाथ है राइट हैंड, उसके कंधे की सर्जरी हुई है और बिल्कुल ये उनके एजेंट कह लें या मैनेजर कह लें, वही ये वीडियो बना रहे हैं। बल्कि जो तस्वीर वायरल हुई उसमें वो बिल्कुल
उनके साथ खड़े हुए। इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, मुगीज नामी उनके एजेंट है। मेरे ख्याल में इंग्लैंड वगैरह में तो प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, लेकिन इस तरह की वीडियोस वायरल होना कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अल्लाह करे कि नसीम शाह जल्दी फिट हो जाए। फिर एक और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह, उनका भी कोनी का ऑपरेशन हुआ है लाहौर में पिछले दिनों। उनकी गलत ट्रीटमेंट की वजह से उनकी कोनी खराब हो गई। तो ये दोनों अब तकरीबन 4 से 5 माह तक क्रिकेट मुकाबलों से बाहर हो गए। तो इसका मतलब लग नहीं रहा कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में और वर्ल्ड PSL में भी नसीम शाह, एहसानुल्लाह ये पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो नसीम की सर्जरी इंग्लैंड में हुई है या लाहौर में हुई है? जी, नसीम की लंदन में हुई है और एहसानुल्लाह की लाहौर में हुई है। और तीसरे फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, वो भी अनफिट हैं, वो भी इंग्लैंड में इलाज करवा रहे हैं। उनकी अभी अपडेट आना बाकी है। वैसे ये भट्टी साहब, ये नॉर्मल होता है कि ये बड़ी एट अ यंग एज एंड अर्ली इन द करियर इस किस्म की इंजरीज हो जाएं दैट रिक्वायर सर्जरीज, ये नॉर्मल सी आपको बात लगती है? देखिए, क्रिकेटर्स को इंजरीज तो होती रहती हैं, लेकिन इस तरह की इंजरी हो जाना, क्योंकि इसमें बाज दफा ये होता है कि बाज प्लेयर्स के कैरियर जो है वो भी स्टेक पे होते हैं, कैरियर खत्म हो सकते हैं। अगर आपको याद हो 92 वर्ल्ड कप से पहले वकार यूनुस को कमर का स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था और पाकिस्तान के मेन बॉलर थे, फिर वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। तो उम्मीद है कि ये जल्दी बाहर क्रिकेट मुकाबलों में वापस आएंगे। लेकिन चूंकि हमारी टीम मैनेजमेंट ने मोहम्मद जाहिद की भी मिसाल मुझे याद है, वो भी थे। जी, मोहम्मद जाहिद का कैरियर ही खत्म हो गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। So, overwork के लिए ज़्यादा exertion के लिए just really started. He has just really started. But Naseem, you need to talk to your PR manager once you are, I don't think he'll be happy. Naseem will not be happy क्योंकि वो होश में नहीं थे और वो बातें मतलब वो उस तरह दुनिया को दिखाने की कोई खास ज़रूरत थी नहीं। Let's talk about the matches जो वर्ल्ड कप आज से शुरू होगा। भट्टी साहब, आपसे भी यही पूछ लेते हैं, कौन स्ट्रॉन्गर लग रहा है आज के मैच के हवाले से न्यूजीलैंड इंग्लैंड में, just to get things rolling? देखिए, हालांकि बेन स्टोक के बारे में कल इतलात आई है कि आज के मैच में वो डाउटफुल स्टार्टर है। मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम ना सिर्फ आज के मैच में फेवरेट है, बल्कि टूर्नामेंट जीतने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो ऐसी टीमें हैं जिनको फेवरेट करार दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो ऐसी टीमें जिन्हें फेवरेट करार दिया जा रहा है। अच्छा, बाबर ने तो पाकिस्तानी शायकीन के लिए आवाज़ बुलंद की है। कोई सीन ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि पाकिस्तानी शायकीन जा सकें, कोई सर्टन तादाद। अगर कोई चांस खुल गया और आप ना गए तो लोगों को मैंने तो वैसे होगा। भी नहीं जाना था। क्योंकि हम यहाँ पे आपके साथ मौजूद होंगे नेचुरली। सो कोई सिलसिला नहीं है पाकिस्तानी शायकीन के लिए। पाकिस्तानी सहाफ़ियों का कोई सिलसिला बना, आप लोग भी नहीं जा रहे, कोई भी नहीं जा रहा, क्या मामला है? अभी तक सभी इंतजार कर रहे हैं, अब्दुल्ला और हुमा। और 1975 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, आज 13वां एडिशन है वर्ल्ड कप का। लेकिन मेरे ख्याल में शायद आज हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि पाकिस्तान की प्रेस बॉक्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इवन कल हैदराबाद दक्कन में जो पाकिस्तान का पहला मैच है, उसमें भी कोई पाकिस्तानी सहाफी मौजूद नहीं होगा। रमीज राजा एज ए कमेंटेटर जरूर मौजूद होंगे, लेकिन किसी सहाफी को पाकिस्तान से वीजा जारी नहीं किया गया। कुछ लोग जो ICC से वाबस्ता हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनको वीजे नहीं मिले। बरतानिया में मुख्तलिफ नशरियाती इदारों में, बल्कि जो सबसे बड़ा नशरियाती इदारा है BBC, उसके भी एक पाकिस्तान ओरिजिन के सहाफी ने कल ट्वीट किया है कि मुझे भी इंडिया का वीजा नहीं मिला। तो मेरा ख्याल में अब लग ऐसे रहा है कि शायद 14 तारीख को पाकिस्तान इंडिया के मैच तक तो पाकिस्तानी जा नहीं सकेंगे। तमाशाई तो मुझे लग रहा है कि वहाँ जिन लोगों ने टिकट खरीदे हुए वो भी हमें फोन कर करके पूछ रहे हैं कि पॉलिसी आ गई, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तानी टीम और एक दो कमेंट्री में वकार यूनुस, रमीज राजा, ये लोग तो BCCI के मीडिया मैनेजर्स का कोई मौक़िफ़ है? आप लोग उनसे रब्ता कर रहे हैं या भारतीय सहाफ़ी और ये भी भट्टी साहब जरूर बता दें कि ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ट्रीटमेंट इज ओनली स्पेसिफिक टू पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या कहीं और भी किसी और मुल्क का भी यही चक्कर चल रहा है? देखें, शुरू में बांग्लादेश के कुछ लोग सहाफ़ी कह रहे थे कि उनको 45 डेज का टाइम दिया गया, लेकिन फाइनली वो लोग भी पहुंच गए। साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि हमसे एक अंडरटेकिंग ली गई है कि आप सिर्फ क्रिकेट तक महदूद रहेंगे, क्रिकेट के अलावा आपने
अगर कोई चीज कवर करने की कोशिश की तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए मेरा ख्याल में ये ट्रीटमेंट हैरानकुन है। मेरे पास तो जो आईसीसी ने लेटर भेजा है वो बीसीसीआई के मीडिया मैनेजर पारीख नाम के हैं, उन्होंने वो लेटर हाई कमीशन इस्लामाबाद को भेजा है। लेकिन चूंकि कुरियर कंपनी हमारी एप्लीकेशन भी लेने के लिए तैयार नहीं है, जब हम आईसीसी से पूछते हैं वो कह रहे हैं कि जी हम बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक आध दिन में आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो आज पूरे 15 दिन पहले आईसीसी ने हमें, बल्कि 16वां दिन हो गया, आईसीसी ने हमें लेटर भेजा था कि आप वीजा अप्लाई करें, लेकिन वीजा अप्लाई कहाँ करें, वीजा एप्लीकेशन लेने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोगों ने जो शुरू में वीजा एप्लीकेशन भेज दी थी इंडियन हाई कमीशन को, वो भी वीजा के इंतजार में है। तो अभी तक तो पाकिस्तानियों के लिए पॉलिसी आना बाकी है। बहुत ही स्ट्रेंज बात है, खासतौर पे ये स्पेसिफिक हो के कहना कि खबरदार किसी और चीज़ की वीडियो बनाई। ऑल्दो ट्रेडिशनली इस किस्म के जब वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं तो आप इर्द गिर्द की बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ और बहुत कुछ आप कवर करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट जिस शहर में होते हैं उसकी भी कोई हाईलाइट्स होती हैं तो यू डू कवर। शायद इसी बात का खौफ है जो सारों को डायरेक्शन दी गई है, और पाकिस्तानियों को तो खैर इजाज़त ही नहीं है कि वो जाएं। भट्टी साहब का हम ऑस्ट्रेलिया वाला जो हमारा वार्म अप मैच था उसके लिए कुछ दुखी भी थे, लेकिन आई वाज लाइक ओके कि भाई ठीक है, हमने सब ट्राई कर लिया, देख लिया, आजमा लिया, इट्स अ वार्म अप मैच। कैंप से क्या खबरें आ रही हैं? हम दोनों वार्म अप मैचेस अगर फैक्चुअली देखें हारे हैं, हारे ही हैं। हमारा मोराल कैसा है? क्योंकि बाबर लुक्स रियली कॉन्फिडेंट, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भी बड़ा सुप्रीम है। जो हम बाबर को कल देख रहे हैं, ये जो गए हैं कैप्टन्स डे पे, तो ही लुक वेरी कॉन्फिडेंट, यही तो मैं कह रहा हूं, कुछ हाँ ठीक लग रहे थे। अच्छा, अब्दुल्ला रुमा क्रिकेटर्स वैसे मजबूत आसाब के लोग होते हैं, अगर ये बहुत बड़ा इनके साथ कोई सानिया हो जाए तब भी आपके इनके इमोशंस देखें, ये मोस्टली क्रिकेटर्स जो हैं वो नॉर्मल नजर आते हैं। लेकिन जहां तक कैंप की बात है, अभी तक तो देखें, क्योंकि वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू होनी है, अगर 2019 का आप वर्ल्ड कप देखें तो पाकिस्तान पहला मैच वेस्ट इंडीज से खेला और बड़े मार्जिन से हारा, और पाकिस्तान उसके बाद उसी वेस्ट इंडीज के पॉइंट्स की वजह से स्ट्रगल करता करता नेट रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सका। लेकिन इस बार पाकिस्तान के लिए एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान का मैच निस्बतन कमजोर हरीफ नीदरलैंड के खिलाफ है, फिर श्रीलंका दूसरी टीमों के मुकाबले में वो भी कमजोर हरीफ है। तो पाकिस्तान के पास ये अच्छा मौका है कि 2 इब्तदाई मैच जीतकर तीसरा मैच इंडिया के खिलाफ खेले, फिर चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। अभी तक तो देखें कैंप जो है बिल्कुल पुरसुकून है, पुरसुकून रखने की कोशिश भी की जा रही है। मतलब दूसरे हरीफ का आपने जिक्र कर दिया ना श्रीलंका, तो मुझे एशिया कप की कड़वी यादें जहन में दोबारा आ गई, हार गए थे। लेकिन यू हैव अ पॉइंट भट्टी साहब, यानी 2 वार्म अप्स तो हम ना कर पाए, खैर जीत ना पाए, उसके बाद 2 और मैचेस हैं जो आप कह रहे हैं थोड़े से। सारे मैचेस हमें जीतना और अच्छे मार्जिन से जीतना है, 2 गोल्डन चांसेस है, क्योंकि हमारा रन रेट शुरू से अगर अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो हमारे लिए आगे जाना आसान हो जाएगा। तो आपने वेस्ट इंडीज वाला किस्सा याद करा के अच्छा किया, दैट वाज अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर एक भी मैच आप पूरे तरीके से हार जाए तो रन रेट की वजह से आप सेमीफाइनल पे पहुंचने से बाहर हो सकते हैं। सो यस, तो ये एवरी मैच counts. Every match matters. Every match matters is better. It starts today. ब्रेक के बाद आ जाओ। ओके, ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। ये सुने ज़रा, अब आपको जो खबर बता रहे हैं कि लाहौर पुलिस ने गुर्दों के 300 से ज़ायद गैर कानूनी ऑपरेशन करने वाले गिरोह को सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिया। सोचें ज़रा, मतलब ये हम सोचते हैं ना कि अब चीज़ें कम हो गई होंगी, नहीं, नथिंग लाइक दैट। और आपको बता दें कि गिरफ्तार जो गुर्दा फरोश मुल्ज़िमान हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि शौकत नामी माजूर शख्स गुर्दों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर फवाद का फ्रंट मैन है। ये सारी स्टोरी है। और सिर्फ शौकत ने कितने, कोई 65 मुल्की और गैर मुल्की खरीदारों के ऑपरेशन करवाए हैं, और इस दौरान लियाकत नामी शख्स भी अपना गिरोह फरोख्त करके इसी गैंग का कारिंदा बन गया। मतलब पूरा गिरोह फरोख्त हो गया और 15 अफराद के अच्छा गुर्दा फरोख्त किया है जी। हाँ ना। अच्छा जी,
एक और भी इसमें ट्विस्ट है कि जी 15 अफराद के गुर्दे खरीदे गए हैं। एक और फारूक नामी शख्स भी अपना गुर्दा बेचकर गैंग में शामिल हो गया। मतलब अपने अपने गुर्दे बेच के इस गैंग में शामिल होके क्या दूसरे लोगों को वरगला रहे हैं और उनके गुर्दे निकलवा के बेच रहे हैं। ऑल्दो यू वुड थिंक कि अगर आपके साथ ये हो गया है तो फिर व्हाई वुड यू वांट अदर्स टू। नहीं, बट आपके साथ हुआ नहीं है ना, तो डॉक्टर फवाद की अदम मौजूदगी में मोटरसाइकिल मैकेनिक नवीद मरीजों के ऑपरेशन करता था। इमेजिन। नहीं, मुझे हंसी नहीं आ रही, मेरे पैरों के नीचे मुझे हंसी क्या, रोना आ रहा है, जमीन निकल रही है। मोटरसाइकिल मैकेनिक नहीं, ये मोटरसाइकिल मैकेनिक नवीद जो है उसने इंकशाफ किया है कि उसने गुर्दा पैवंदकारी की तरबियत डॉक्टर फवाद से ली। मतलब डॉक्टर फवाद के साथ खड़ा होता होगा, अप्रेंटिस था, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, उसने उससे सीख लिया, चलो जी अब मैं लोगों के गुर्दे निकालूंगा। सोनिया नामी हेल्थ वर्कर गैंग की मुअव्विन थी और उसका शौहर वहीद जो स्टेट एजेंट था वो गुर्दे फरोख्त करने वालों का बंदोबस्त करता था। ये बात भी दिलचस्प है कि अगर के गिरोह का सरगना डॉक्टर फवाद पहले भी 5 बार गिरफ्तार हो चुका है। इस पे तो स्लो क्लैप बनती है। ये तो खूबसूरती है हमारी कि जिसका हमें पता चल जाए ना कि ये इस किस्म के कामों में मुलव्वस है, फिर वो छुटते हैं, फिर वो वापस गिरफ्तार होते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर वो मतलब एक एक्सेस है, वो भी यूज्ड टू हो गया होगा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि यकीनी बनाएंगे कि मरकजी मुल्जिम को दोबारा जमानत न मिल सके। आफ्टर 5 टाइम्स डॉक्टर फवाद आज के दिन तक 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका हुआ है और 5 दफ़ा अरेस्ट होकर वो ये बाहर निकल आता है और फिर इसी तरह का काम दोबारा शुरू करता है। ये पूरा ग्रुप जो है 8 लोगों का, ये सारे के सारे अरेस्ट हो चुके हैं। 328 लोग जिनकी किडनियां निकली हैं या जिसको इन्होंने बरगला के निकाली हैं या ख़रीदी हैं या सारा कुछ किया, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। अब हम चीफ सेक्रेटरी साहब को और बाकी लोगों को कहा है कि ये कोशिश करेंगे कि इनका ट्रायल कैसे करना है, कौन से लॉज हैं जिनके तहत हम इनको कर सकते हैं। अच्छा, ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आपको बता दें कि ये गैंग एक शहर तक महदूद नहीं था, लाहौर के अलावा टेक्सिला और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी काम करता रहा और ये गिरोह जो है वो घरों के अंदर गुर्दों के ऑपरेशन करता था। अंदाज़ा करें मतलब घरों में क्या चीज़ें होती हैं इर्द गिर्द कि आप किसी का खोल के गुर्दा निकाल लें। और गुर्दे की पेवनकारी के लिए मकामी मरीजों से 30 लाख रुपए और गैर मुल्कियों से 1 करोड़ रुपए वसूल किए जाते थे। गैर मुल्की लोग भी आके यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, बाय द वे गुर्दे खरीद रहे हैं। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर फवाद समेत तमाम गिरफ्तार मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इस गैंग पर हाथ डाला है तो यकीनी बनाना होगा कि मुल्ज़िमान असर और रसूख का इस्तेमाल करके दोबारा बाहर ना आएँ, क्योंकि इससे पहले भी 5 दफ़ा बाहर आ चुके हैं। अच्छा, वी नीड टू नो मोर अबाउट दिस कि ये अहमद फराज हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारे साथ उनसे मज़ीद मालूम करते हैं। ज़रा अहमद, हमने कुछ लोगों को समझाने की कोशिश भी की है, आप हमें बताएं कि ये गैंग किस तरह ऑपरेट करता था, इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और मोटर मैकेनिक बिकमिंग अ सर्जन सडनली, वो वाला किस्सा भी पूरा ज़रा समझाएं कि क्या हुआ है, बैकग्राउंड स्टोरी। ये जो स्कैंडल सामने आया उसमें सबसे बड़ा काम जो है वो लाहौर में सीआईए पुलिस ने किया, जिसके एसएसपी हैं फुरकान बिलाल। उनको एक ज़राए से पता चला कि ये गैंग जो है ये कोट अब्दुल मालिक, ये शेखुपुरा के इलाके में है, यहाँ पर ये काम ऑपरेट कर रहा है और यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर लोगों के ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिस पर उन्होंने वहाँ पर छापा मारा और उन्होंने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। और अब इन मुल्ज़िमान के बारे में आपको बताऊँ कि आप ये 2 खास देख रहे हैं, इनमें ये है एक डॉक्टर फवाद और ये है नवीद। डॉक्टर फवाद और नवीद ये दोनों 2017 में म्यू हॉस्पिटल में ये मुलाजिम थे। ये वहाँ पर ओटी था और ये वहाँ पर डॉक्टर एज ए डॉक्टर काम करते थे गुर्दा वार्ड में। और जब पता चला कि ये गैर कानूनी तौर पर ये गुर्दों की पैवंदकारी में मुलव्वस हैं तो उनको 2017 से फिर इनको म्यू अस्पताल से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने प्राइवेट तौर पर ये काम शुरू कर दिया। डॉक्टर फवाद भी काम करते रहे और डॉक्टर फवाद के साथ साथ ये जो नवीद है मोटर मैकेनिक, ये उनके साथ एज ए हेल्पर ये गुर्दों के ऑपरेशन करता रहा। हमारी जो बात हुई है एसएसपी हैं फुरकान बिलाल, उनका ये कहना है कि इस गैंग को उन्होंने कोट अब्दुल मालिक से गिरफ्तार किया और इन दोनों के साथ तकरीबन ये 9 लोगों पर मुश्तमिल ये गैंग था। डॉक्टर फवाद जो थे
ये जेल में चले गए थे। और फिर इनकी गैर मौजूदगी में ये जो नवीद था, इसने क्योंकि अपना एक पूरा एक गैंग बना लिया हुआ था, और ये फिर उन्होंने एक पैकेज बनाया जिसमें इन्होंने 35 से 40 लाख का एक पैकेज होता था। ये गुड्डा चेंज करते थे, ना सिर्फ पाकिस्तानियों का बल्कि गैर मुल्की लोगों का भी, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने कुछ लोग, कुछ एजेंट्स जो थे वो रखे हुए थे, वो इन तक जो है वो मरीज़ लेके आते थे और 35 से 40 लाख रुपए ये लेते थे, जिसमें ये जो नवीद था ये ऑपरेशन करने का 12 लाख रुपए लेता था और जो एजेंट थे वो 2 लाख रुपए लेते थे। नवीद के बारे में ये पता चला कि इसने 28 लोगों के गुड्डे चेंज किए ना, और इसने सिर्फ अकेले ने ये ऑपरेशन किए। और जब इसने बताया कि उसने ये अमल कैसे सीखा, क्योंकि ये मोटर मैकेनिक था, उसने बताया कि इसने ये डॉक्टर फवाद के साथ ऑपरेशन करके उसने ये सारी महारत हासिल की। ये मोटर मैकेनिक जो था नवीद, ये अकेला ही उनको ऑपरेशन करता रहा, ना सिर्फ ऑपरेशन करता रहा बल्कि उनके जो डोनर से उनके भी पैसे लेता, उनके भी ऑपरेशन करता और जिनको गुर्दे लगाते उनको भी ऑपरेशन करता। अच्छा, हमारे पास और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और सबसे अहम जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि ये जो फवाद था इसने अपना एक जो गैंग बनाया था, उसमें गैंग में 3-4 लोग और भी शामिल थे। ये तमाम मिलकर ये पैसे भी वसूल करते थे, ये गुर्दे भी चेंज करते थे। और सबसे अहम बात यह है कि एनेस्थीसिया जो है वो एक बहुत अहम एक जुज़्व है हेल्थ का, जिसमें किसी भी मरीज़ का ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया देने के जो बहुत मास्टर्स डॉक्टर होते हैं वो देते हैं, क्योंकि उसमें ये भी कहा जाता है ना उसको ज़्यादा दिया जाना होता है ना कम, क्योंकि उससे मरीज़ की जान को भी खतरा होता है। और ये जो नवीद था ये एनेस्थीसिया भी खुद देता था और इन मरीज़ों को रीढ़ की हड्डी में वो इंजेक्शन लगाता था और उनको एनेस्थीसिया भी इतनी मुनासिब खुराक देता था कि वो बिल्कुल सही वो बेहोश हो जाते थे और बेहोश होने के बाद ये उनका ऑपरेशन करता था और वो ऑपरेशन फिर कामयाब होता था। इसने 28 ऑपरेशन किए। अभी आप ये जो पेशेंट्स देख रहे हैं ये एक गैर मुल्की शख्स है, इसमें खातून भी नजर आएगी, इन खातून का भी ऑपरेशन किया। इसने 28 लोगों के ऑपरेशन करने का इंकशाफ किया। पुलिस का ये कहना है कि इसमें जो है 9 मुलजिम जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इन तमाम मुलजमान के खिलाफ जो है चालान अब जल्द जो है वो अदालतों में पेश किए जाएंगे ताकि इनको कानून से सख्त सजा मिल सके। मतलब कि अगर ये लिटरली एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। अपने कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूरी खबर हमें ना सुनाई होती तो हम कहते हो ही नहीं सकता इस किस्म की चीज़ें। एक मैकेनिक कैसे ये गुर्दों का ट्रांसप्लांट कहीं से निकाल के कहीं डालना, एनेस्थीसिया देना, कोई हम बात भी बीच में नहीं हुई, लोग ठीक भी हैं। इन अनदर वर्ल्ड, इन अदर टाइम इसको तो डॉक्टरेट की वैसी डिग्री ऑनरी मिल जानी चाहिए, लेकिन दिस इज क्रिमिनल। दिस इज क्रिमिनल कि खुद आप लोगों की और डेस्परेशन लोगों की देखें कि गुर्दा फेल जब हो जाए तो यू वुड रिजॉर्ट टू एनी मेजर कि आपकी कोई ट्रांसप्लांट हो जाए। दिस इज व्हाट दे डिड। वुड यू नो ट्राई टू गेट अ ट्रांसप्लांट डन, लेकिन उसके सही तरीके पे मौजूद हैं, आपको डोनर्स मिल जाते हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। अदरवाइज विलिंगली अगर कोई गुर्दा दे रहा है तो वो और मामला है, लेकिन इस तरह से मोटर मैकेनिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो अनदर स्टोरी इन द वर्ल्ड। और डॉक्टर फवाद ही नाम था ना, डॉक्टर फवाद, मतलब शक्लन तो बड़े मुहज़्ज़ब किस्म के लग रहे थे। 5 बार वैसे जेल जा चुके हैं और अच्छे उम्र रसीदा शख्स हैं, मतलब तजर्बाकार भी होंगे, एक्सपर्टीज भी उनकी होगी। लेकिन जब इतने क्रिमिनल माइंडेड लोग होंगे तो क्या एक्सपर्टीज़ और क्या उसका सोचना। लेकिन ये अच्छी बात मोहसिन नकवी साहब ने कही है सीएम पंजाब ने कि अब दिल मेक श्योर कि इसको बेल ना हो, बिकॉज लुक एट दिस रैकेट कि दुनिया से लोग आ रहे हैं अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए एंड नो चेक इन बैलेंस, और यही शख्स जो है मोटर मैकेनिक वही एनेस्थीसिया भी दे रहे हैं। वैसे इट्स अ वंडर कि कोई वैसे ये करने के लिए भी तैयार है। It worked out for everybody. आप आते हैं, अगर आपको मोटर मैकेनिक ऑपरेशन कर रहा हो तो आप वैसे ही थोड़ा सा तो आपको फील आ जाती है कि भाई कोई एनेस्थीसिया की एक्सपर्ट टीम नहीं है, एनेस्थेटिस्ट नहीं है, मतलब ये एक ही डॉक्टर है, कुछ नहीं हो रहा, बस लेके जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। लोग जो करवा रहे थे उनको भी पता था कि ये 2 नंबर काम हो रहा है। अगर घरों के अंदर सर्जरीज हो रही हैं तो इनको भी तो पता था ना कि दिस इज इलीगल एंड देयर इज नो अदर वे एंड दिस इज व्हाट विल गेट डन। डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए इस पे वैसे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हाँ, we need a break. वेलकम बैक जी। सदर के इख्तियारात के हवाले से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का एतराज़ सामने आया है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर क़िबला अयाज़ ने चंद दिन पहले एक बयान दिया जिसने मुल्क में नई बहस छेड़ दी है। बहस क्या है? क़िबला अयाज़ ने किसी मुजरिम की सज़ा मुआफ़ करने के सदारती इख्तियार की मुखालफत की है।
क़िबला याज़ ने अपने बयान में कहा है कि सदर मुमलिकत के पास सज़ा मुआफ़ी का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये इख्तियार कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। कत्ल की सज़ा मुआफ़ करने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए। क़िबला याज़ का कहना था कि शरीयत के ख़िलाफ़ क़वानीन के हवाले से वज़ारत क़ानून से राबते में हैं। वैसे अब अगर इस पर गौर किया जाए तो क्यों है सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार कि अगर कोई कत्ल का मुजरिम है उसकी सज़ा माफ़ कर सकें? मतलब विद द सेम टोकन हमने तो ये भी कहा है कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक वो सुलहनामा जो हो जाता है वो भी उनके सर्कमस्टांसेस पे ज़रूर सवाल उठ सकता है। क़िबला याज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सदर के इख्तियार से मुताल्लिक़ आपसे मंसूब एक बयान है जो बड़ा डायरेक्ट है, कुछ लोगों को हैरत भी हो रही है। सदर साहब को हासिल इख्तियारात पर आपका बुनियादी एतराज़ क्या है, समझाने के लिए प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बयान बिल्कुल गलत शाया हुआ है फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप में, और ना इस पे हालिया इजलास में कोई गुफ्तगू हुई है। ये एक सहाफ़ी ने सवाल किया इस हवाले से, तो मैंने जिक्र किया पुरानी जो हमारी सिफारिशें हैं वो 2012 और 2020 की, उसमें ये था कि जो हुकूकुल इबाद के हवाले से हुदूद या ताज़ीरात हैं, मसलन कत्ल की सज़ा, तो उसमें सदर के पास माफ़ी का इख्तियार नहीं होना चाहिए। बाकी तो ताज़ीरात ऐसे जो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ ना हो, तो आईन के आर्टिकल 45 में सदर के पास इख्तियार है, सज़ा में कमी भी कर सकता है, मुकम्मल तौर पे सज़ा को ख़त्म भी कर सकता है। तो ये गलत तरीके से मेरी तरफ मंसूब किया गया है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जैसे कि किसास और दियत के मामला जो हैं उसमें भी कभी कभार मशकूक होते हैं, यानी कि किसी दबाव में ये मामला तय पाए हों, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में मजलूम के लिए सदर का दरवाज़ा ही रह जाता है और कोई ख़ास ऑप्शन भी नहीं होती। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? वो तो देखें, एक मामला जब आता है तो वो मुख्तलिफ अदालतों से चला जाता है। लोअर कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर रिव्यू की गुंजाइश भी है। तो इस वजह से हमारी ये सिफारिश है कि कत्ल, क़िसास और इस किस्म के जो मामलात हैं इसमें तो इख्तियार नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और पहलू है जिस पे हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालें, आप रहनुमाई कर सकते हैं। एक हालिया केस सामने आया जहां ससुर ने बुरी तरह अपनी बहू को पीटा है, बेलन से मार रहा है। फिर बहू ने वीडियो पैगाम दिया कि ये हमारे घर का मामला है और मैंने ससुर को माफ़ कर दिया। ऐसी सूरत में डॉक्टर साहब, शरीयत क्या हुक्म देती है? ये अब तो डिपेंड करता है कि केस की नौइयत क्या है, और केस में यकीनन जब अदालती मराहल हों तो उसमें गवाह भी पेश होते हैं, उन गवाहों पे जरा भी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस किस्म के हालात से ये वाक़यात हुए हैं और अदालती मराहल जो हैं वो किस तरीके से गुजरे हैं। शुक्रिया आपका। वैसे इससे ज़्यादा अगर एक्सप्लेनेशन हो जाती तो बेहतर होता। डिपेंड तो करता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है? किसी भी हालत में इट शुड नॉट बी ऑन, और ख़ास तौर पे उसके बाद जब माफ़ीनामा आया तो उस खातून का ये कहना था, जो वीडियो पैगाम आया उसमें उसका ये कहना था कि मैंने बदतमीजी की, मैंने बदतमीजी की। तो क्या ये जवाब बनाया जा रहा है कि अगर कोई ज़बान दराजी करे तो उसको मार मार के उसका भुरकस निकाल दो, मतलब उसकी अगर दुर्गत बना दो, तो उसको बेलन से मारो और उसको ठुड्डे मारो, उसको बेसिकली उसको जलील कर दो उसके अपने बच्चों के सामने और उसके पूरे खानदान के सामने, क्योंकि उसने गलती की थी। और बेसिकली उसकी गलती क्या थी आपको पता ना? उसने खाना देर से बनाया था। इस गलती पे तो मेरा नहीं, मतलब एक बहुत देयर इज अ होल स्कूल ऑफ थॉट विच वुड से कि इसमें कोई विटनेसेस की और इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। वैसे आप देखिए कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना इंसान की, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की। वो हालात व वाक़यात के बाद अगर आपकी बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन अदरवाइज़ इन बच्चों को देख के
ये दोबारा आपको रिमाइंडर आता है कि वो किस तरह लिटरली एक टेबल स्पून जिसे कहते हैं ना खाने चावलों का चमचा, हाथ में, वो बच्चे हैं ना, उनको क्या पता, उनके लिए तो ये एक हॉरर मूवी का एक सीन ही होगा कि कुछ भी हाथ में आ जाए, एक पेंसिल भी आ जाए तो हम मारना शुरू कर देंगे, ओनली बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर मदर। और वो जो बच्ची है ना जिसके हाथ में चमचा है और बचा रही है, उसके हाथ में भी एक बच्ची है, और ये तीनों बच्चे अपने दादा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और दादा का क्या बेसिक क्या था, हैंग्री था कि भूख लगी हो और गुस्सा चढ़ जाए। वही सीन हुआ होगा कि खाना औरत ने बनाया और फिर उसको बयान भी जारी करना पड़ा क्योंकि वायरल होगी इतनी बात, एंड शी हैड टू से। और ये हम अभी आवाज नहीं सुना रहे इसकी बड़ी खौफनाक आवाजें हैं जो बच्चों के रोने और चीखने की आ रही हैं इस विजुअल के साथ। तो ऐसी चीजों में नो विटनेसेस, नथिंग इज रियली रिक्वायर्ड। हाथ उठाना किसी चीज में भी ऑथराइज नहीं किया जा सकता कि इट वाज ओके। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। भाई उस्मान डार साहब मंजर आम पर आया और बड़ा तहलका खेज़ इंटरव्यू सा दिया उन्होंने। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार अचानक आया और फिर अपने सनसनीखेज इंटरव्यू से हलचल सी मचा दी। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ पूरी चार्जशीट उन्होंने पेश की है और तहरीक इंसाफ समेत सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया। यही नहीं बल्कि साफ कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ इमरान खान ही मौजूदा तमाम हालात के ज़िम्मेदार हैं। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। उस्मान डार ने इंकशाफ किया कि 9 मई के वाक़यात का मंसूबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में बनाया गया और वो एक ग्रुप बताते थे जिसमें हमाद अजहर और कुछ लोग शामिल हैं, मुराद सईद वगैरह, उन वो बेसिकली लीड करते थे और ये सारे जो हैं मतलब खान साहब उनको सपोर्ट करते थे। तो ये भी बहुत कुछ उनका खैर कहना था। चेयरमैन पीटीआई ने फौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की और चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी, ये उस्मान डार का कहना है। और उस्मान डार ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कारकुनों की जहन साजी की, कारकुनों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च भी जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती को रुकवाने के लिए किया गया था। ये सब कुछ उस्मान डार ने कहा। उस्मान डार ने तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। उस्मान डार की जानिब से चेयरमैन पीटीआई पर लगाए गए इल्ज़ामात नए नहीं हैं, लेकिन उस्मान डार जो हैं वो उनके इंतहाई करीबी साथियों में शुमार होते थे और इसलिए उस्मान डार के दावों की अहमियत और बयानात में डेफिनेटली वज़न है। और कहा जा रहा है कि उस्मान डार के इंकशाफात जो हैं उनसे जेल में बंद चेयरमैन पीटीआई के लिए कानूनी मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। ताहम पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन ने कहा है कि उस्मान डार का बयान दबाव का नतीजा। आज अचानक उनका मंजर आम पर आ जाना वो इसी तरह ही है जिस तरह आजम खान साहब का 164 की स्टेटमेंट पता चली थी पूरी कौम को। अगर वो वॉलंटरली कोई स्टेटमेंट देना चाहते थे वो इतने दिनों से फिर क्यों गायब थे, वो इतने दिनों से वो मंजर आम पर क्यों नहीं थे और इतने दिनों से वो क्यों इमरान खान उनके सारी ट्वीट्स उठा लें। अगर 9 मई के वाक़े से उनको अफसोस था या वो कोई डिफरेंट ओपिनियन रखते थे, मुझे बताएं आज तक की उनकी सारी ट्वीट्स, उनके घर पे ऊपर जो हमला हुआ, उनकी वालदा के साथ जो जुल्म तशद्दुद हुआ, जबर हुआ, उनके साथ जो कुछ होता रहा सब कुछ उसने बर्दाश्त किया, लेकिन एक बर्दाश्त की एक हद होती है। उस्मान डार के इंटरव्यू पर पीटीआई ने रद्द अमल में एलामिया जारी किया। एलामिया में कहा गया है कि उस्मान डार 10 सितंबर को कराची से लापता हुए। इस गुमशुदगी पर अहल खाना के बयानात पैगामात रिकॉर्ड पर हैं। 24 रोज़ गायब रहने के बाद इस इंटरव्यू की आवाम और कानून की निगाह में कोई अहमियत नहीं है। वैसे अब तो बहुत सी बातें की हैं उस्मान डार साहब ने, लेकिन 9 मई को इनकी अपनी ट्वीट्स इनके ट्विटर अकाउंट पर मौजूद अभी तस्वीरों के साथ वो डायरेक्ट मौजूद है कि सियालकोट के गयूर अवाम ये कर रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ से कैंट में दाखिल हो रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें भी ऑन रिकॉर्ड हैं। खैर ये सूरत हाल है। एक और मामला भी ये है कि मामला क्या है, इसी से जुड़े आपको बताएं कि पिछले 2 माह से जेल में हैं चेयरमैन पीटीआई और 5 अगस्त को उन्हें तोशा खाना केस में 3 साल की सज़ा हुई। अदालती हुक्म पर उन्हें गिरफ्तार करके अटक जेल भेज दिया गया। उनके वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें अटक जेल के बजाय अडियाला जेल भेजा जाए ताकि उन्हें जेल में A क्लास मिल सके। अटक जेल हुक्काम ने चेयरमैन पीटीआई को बहरहाल कानून के मुताबिक सहूलतें फराहम कर दी, जहाँ वो एडजस्ट भी हो गए थे, लेकिन फिर तोशा खाना केस की सज़ा कलअदम होने और साइफर केस में गिरफ्तारी के बाद उन्हें पिछले दिनों अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई जो अडियाला जेल मुंतकली का खुद मुतालबा कर रही थी, अब ताज़ा सूरत हाल से खुश नहीं है। हालांकि ऑन रिकॉर्ड हैं इनके वकला कि इनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। पहले बुशरा बीवी और अब उनकी बहन अलीमा खान ने खदशा जाहिर किया है कि उनके भाई को जहर दिया जा सकता है।
जो हमने खान साहब की कंडीशन देखी है, उनका वजन बिल्कुल कम हुआ है, लेकिन कम होने के साथ साथ वो ये नहीं कह सकते कि वो सेहतमंद नहीं है। वो माशाल्लाह मजबूत भी लग रहे हैं और वो खुश भी हैं। इतने बड़े लीडर को, एक कौम के लीडर को आप जेल में डालेंगे और 10-20 साल की कैद के लिए इनके लगता है इरादा है। और जब वो जेल में होंगे, साजिश क्या होती है? साजिश ये है कि ताकि वो वहाँ से जिंदा इतनी देर रह ना सकें। इसका मतलब एक ही तरीका है जहर देने का, उनको जहर देने का इरादा है इनका। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के खदशात और इल्ज़ामात बहरहाल संजीदा नौयत के हैं और उनकी मुनासिब फोरम पर तफ्तीश होनी चाहिए। और अगर ये पीटीआई का रवायती प्रोपेगेंडा है तो भी इसे सबके सामने आना चाहिए। अब चेयरमैन पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है और तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की जा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी का कहना है कि कानून किसी भी मुल्जिम को लापता करने की इजाज़त नहीं देता। देखिए, गुमशुदगी जो होती है जबरी, वो दोनों में एक ही होती है। मतलब कि आपको आइन और कानून के हिसाब से, आपको अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो आइन और कानून के हिसाब से करना है। फिर आपको एक पीरियड दिया होता है, उसे मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो बात कर रहे हैं इलेक्शन का, वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसके सिंध में भी, और हर जगह आप देखें मिसिंग पर्सन है, और वो मिसिंग पर्सनस का एक बड़ा सीरियस मामला है। देखिए, उनके ख़ानदान के बारे में आप सोचिए, उनके घर वालों के क्या हालात होंगे, उनके हालात क्या, उनकी फीलिंग्स के, जी उनके घर वाले पता ही नहीं कि ज़िंदा हैं या मर गए। एक इंसान भी वैलिड है। हमारे यहाँ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, एक तवील तारीख़ है। माजी में आसिफ ज़रदारी अपनी बहन फरियाल तालपुर और नवाज शरीफ अपनी बेटी मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी पर पीटीआई हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों के इल्ज़ाम लगाते थे। कई इल्ज़ाम में सदाकत भी थी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह पर हेरोइन का मुकदमा माजी करीब में सियासी इंतकाम की एक जीती जागती मिसाल भी है। चेयरमैन पीटीआई का ख़ानदान भी अब इंतकामी कार्रवाइयों के इल्ज़ाम लगा रहा है। इस पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, पहले ऑन रिकॉर्ड थी इमरान खान साहब की कानूनी टीम कि भाई इन्हें अडियाला मुंतकिल किया जाए। अब अपेरेंटली उस पर भी रिजर्वेशंस हैं कि यहाँ उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, यहाँ मुंतकली के पीछे भी कोई साजिश ढूंढी जा रही है। क्या है मामलात? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो इसकी अलीमा खान ने बयान दिया है कि उन्हें खदशा है कि उन्हें जहर दे दिया जाए, ये तो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो जब से ही इसी तरह के बयान देती चली आ रही है कि इमरान खान को जेल यहाँ से ले गए हैं, अटक ले गए हैं, अटक में कहीं जहर न दे दिया जाए, उन्हें ठीक नहीं रखा जा रहा। ये उनके खदशात तो होंगे, फिर लेकिन इनके सपोर्टर्स ने अमेरिका की एक जो बैरक की तस्वीर भी वायरल की हुई थी जिसको सब रीट्वीट कर रहे थे। वो मसूरी की जेल की तस्वीर थी। फिर वो भी आपको मामला याद है कि जब ये गिरफ्तार हुए थे तो ये इनके अपने रहनुमा ट्वीट करते थे कि टांगों पे डंडे मारे जा रहे हैं, मार मार के बुरा हाल कर दिया है, और उसी के फिर रिएक्शन भी सामने आते थे। देखिए, पहली बात जो आपने की कि अलीमा खान ने जो खदशा जाहिर किया है उसको इमरान खान को जहर देने का, जी, ये पूरी तहरीक इंसाफ पहले कहती चली आई है। लेकिन इसमें अब देखने वाली बात यह है कि अलीमा खान अटक जेल में भी अपने भाई से मिल चुकी हैं। उस वक्त उन्होंने ऐसी बात नहीं की, लेकिन अब अडियाला में मिलने के बाद उन्होंने जो बात की है उससे महसूस ये हो रहा है कि शायद इमरान खान ने इस किस्म का कोई खदशा जाहिर किया है जिसकी वजह से अलीमा खान ने बाहर आके ये बयान जारी किया। क्योंकि आप देखें, पहले वो मिल चुकी हैं, उन्हें अपने अटक जेल में भी वहाँ से नहीं किया। तो अब ये पॉलिटिकल मामला है। इमरान खान ख़ुद भी पहले यही कहते आ रहे हैं कि जी मुझे मारा जा सकता है, मुझे जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे मारने की कोशिश की गई फायरिंग के ज़रिए, मुझे जहर दे के भी मार सकते हैं। तो ये पहले से चलता चला आ रहा है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हो तो वो ये कह सकेंगे कि हम ऑलरेडी इस ग्राउंड पे मौजूद थे और हमने ये बात जो की है इनको जहर देने की, वो हमारी सही साबित हुई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता वो जो इमरान खान है वो इस वक्त हुकूमत जो है उनके कंट्रोल में है, क्योंकि जेल में है। ऐसा मेरा ख्याल है कि ऐसा हुकूमत या कोई भी जो हो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमरान खान बहरहाल एक मुल्क में एक सियासी लीडर है, एक उनका बड़ा पीछे वोट बैंक भी है, उनके चाहने वाले भी ज़्यादा हैं। तो ऐसी कोई कोशिश जो है मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सोच है
कि वो उनको उसको जहर दे पाएँ या कोई ऐसी हरकत करे जिससे उनको जानी नुकसान हो जाए। नहीं तो ये खदशात जो हैं अपने ये बस मीडिया पे आके बयान कर रहे हैं या इसके लिए कोई फोरम भी है जिससे रब्ता कर रहे हैं? कुछ घर के खाने की भी बातें हो रही थी, क्या उसकी इजाज़त मिल सकी, नहीं मिल सकी? क्योंकि फिर वो क्लिप भी याद है ना, अमेरिका में खान साहब ने जो तकरीर की थी जब वो वज़ीर आज़म थे और ताना देते थे उस वक्त के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कि इनको घरों से खाने चाहिए। नहीं तो इनको भी चाहिए। मैं आपको इसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है, घरों का खाना जो है वो दूसरे सियासी लीडर जो है उनको भी मिलता रहा है। लेकिन इसमें एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये जहर देने की बात है। जब बुशरा बीबी से शादी हुई तो बुशरा बीबी ने इमरान खान का 18 साल पुराना उस पर भी खदशा हुआ कि कहीं बुशरा बीबी जो है वो हमारे भाई को कुछ दे ना दें। उस पर भी उनको बहुत उनको तकदो करनी पड़ी कि किस तरह उनका मुलाजिम बहाल हो और उनका कंट्रोल वहाँ कुछ हासिल हो जाए, क्योंकि उनकी बहनों का मिलना जुलना कभी भी नहीं रहा। जब इमरान खान ये ज़ख्मी हुए तो उस दौरान पहली बार इमरान खान और बुशरा बीबी का आमना सामना हुआ। ये उन्हें खदशात पहले भी थे उनकी बहनों को। बहरहाल जो आपने बात की दूसरी एक और जो आप बात कर रहे थे मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूँ। जो आपने बात की उसकी कि लोग कहते हैं कि इंतकामी सियासत है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं, जिस तरह देखें खावर मानिका है, इसके केस देखें कैसा है। इसके में जो शादी हाल है वो 2019 यानी तहरीक इंसाफ के दौर में बना, लेकिन जो 26 दुकानें वो तो साल से वहाँ बनी हुई हैं। क्या उसने रातों रात वहाँ खड़ी कर ली थी? देखिए, जिन्होंने दुकानें बनने दी है उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, ज़िली इंतज़ामिया को उनको देखने वाला कोई नहीं है। मेरे कहने की बात ये, अब देखें ना कि शिप डूबा है तो अचानक सारे इंसानी स्मगलर पकड़े गए, स्मगलिंग पकड़ी जानी शुरू कर दी गई, बिजली चोरी पकड़ी जानी शुरू कर दी गई, सब नज़र आने शुरू हो गए। क्या पहले नज़र नहीं आ रहे थे? ये तमाम अदारे जो हैं क्या उनको देख नहीं रहे थे उनको? अब देखें जो उनका केस चल रहा है उसमें मेरी एंटी करप्शन से बात हुई है, तो अब ये जो 26 दुकानें ये तो साल से वहाँ बनी हुई हैं। बट शादी हॉल जो डिस्ट्रिक्ट मैनी जो पाकपत्र में खावर मानिका पे केस बना है उसमें शादी हाल 2019 में बना था, लेकिन जो वहाँ 26 दुकानें वो साल से वहाँ बनी हुई हैं। इन्हें आज नज़र आ रहा है। यकीन करें अब्दुल्ला साहब, आप ज़मीन की 7वीं तह में आपका घर और दीवार गिर जाए ना, आप दीवार बनानी शुरू करें, 1 घंटे में इंस्पेक्टर आता है कि ये दीवार आप बना रहे हैं, इसका नक्शा कहाँ है? जी जाहिर है, तो उनको नज़र नहीं आ रहा था कि ये दुकानें कब्रिस्तान की ज़मीन पर दुकानें बन रही हैं या कब्रिस्तान की ज़मीन पर अपेरेंटली शादी हॉल बना हुआ है। सो वो भी ज़ाहिर क्वेश्चन मार्क तो हैं। एनी हाउ दैट्स द लेटेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और ये बड़ी अनकैनी किस्म की बात है ना, ये पीटीआई चेयरमैन के अहले खाना को शादी हॉल वाली बात हुई है। अगर पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को देख लें ओवर द पास्ट डेकेड्स, तो जब जो हुकूमत में होता है और जो हो रहा होता है कभी रिपोर्ट नहीं होता, कभी इट नेवर कम्स आउट, और जब जाते हैं तो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जब विच एवर पोलिटिकल पार्टी इज़ वर्किंग एट दैट टाइम, तो सारे खामोश होते हैं इर्द गिर्द, मतलब सारे उनके कंट्रोल में होते हैं, यानी इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंटली कभी काम कर ही नहीं सकते। विच मेक्स मी वंडर कि जो भी पार्टी आती है बस सडनली पूरा मुल्क जो है वो उनके एक होल्ड में आ जाता है, नथिंग रियली वर्क्स। तो वो पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंटली काम कर पा रही होती है क्या उस वक्त? ये एक और सवाल है, बट कहने का मतलब है ये सारी चीजें बाद में क्यों आती हैं? Why are those institutions not working regardless of whoever is in the भाई इंतकामी सियासत के इल्जामात पहले भी देखते रहे हैं जो बड़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुए हैं। सो जब ये मामला तब होते थे तब भी हम आवाज़ उठाते थे। अगर अब लोग को शायबा है या शिकायत है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उनका मौक़िफ़ भी आवाम तक पहुंचाना हमारा काम है। हमारी इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट अभी एक ब्रेक लेंगे। एब्सोल्युटली ये इसी तरह ही चलता रहेगा सिलसिला। वेलकम बैक जी। अच्छा, हम अभी गूगल डूडल देख रहे हैं जो कि कोई वर्ल्ड इवेंट हो रहा हो तो आपको पता है ना, गूगल अपना डूडल भी बदल देता है। तो वर्ल्ड ये जो क्रिकेट है वर्ल्ड कप, उसके आगाज पर गूगल का डूडल बदल गया है। दिखाएं जल्दी से। इट्स सो क्यूट, मुझे अच्छा लगा। आपको बतखों पे क्या एतराज है? कोई डक्स है बेसिकली, डक्स। तो यू नो जब आउट होते हैं आई डोंट लाइक डक्स ना, तो मुझे मैं नहीं चाहता कि डक पे कोई भी आउट हो या एटलीस्ट हम आउट हो। नहीं, कोई भी नहीं, हम ना आउट हो। और है भी हरी रंग की। ये देखें क्या हो रहा है। मैं भी गूगल डूडल नहीं आज लग रही। हरे रंग की डक्स हैं, हरे रंग की पिच है। सो ये 2 डक्स हैं जो क्रीज के दौरान भाग रही हैं, वो रन ले रही हैं बाय द वे। तो क्यूट लगा हमें, हमने सोचा आपको दिखा दें। अब आई एम श्योर ये होता है ना कि जब ऐसी कोई बात हो तो जल्दी से आप फोन उठा के अपना डूडल चेक करते हैं। तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू पीपल आर डूइंग दैट राइट नाउ। ओके,
एक और बात करनी है और इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी गिविंग आउट सम गुड इन्फॉर्मेशन, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। मुल्क में दीगर बीमारियों के साथ आवाम में पट्ठों के मसाइल जो हैं वो बिल्कुल आम नज़र आते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 15 से 20% लोग जो हैं वो जोड़ों, पट्ठों, गर्दन और कमर के दर्द में मुब्तला रहते हैं। आई नो सो मैनी पीपल ऑल्सो, खासतौर पर बैक पेन बहुत से लोगों को होती है। और तशवीश की बात यह है कि माजी में पट्ठों के अमराज सिर्फ ख़वातीन और बुजुर्गों में होते थे, अब नौजवानों और बच्चों में भी पट्ठों के अमराज होते हैं। ये भी देखना होगा कि फ़ुटबॉल और इसी तरह के सख्त खेलों में खिलाड़ी अभी जोड़ों और पट्ठों के मसाइल से दो चार होते हैं। ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मसल्स को कैसे ठीक रखा जा सकता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर वार्म अप नहीं करते और वार्म अप करने के बाद अपने आप को कूल डाउन नहीं करते। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। डॉक्टर आमिर नईम हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे एंड ही नोज के एग्जैक्टली कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये PhD स्कॉलर हैं इन रिहेबिलिटेशन साइंसेज और साथ ही एट द मोमेंट ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर सर्विंग एज हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इन इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। सबसे पहले तो आपसे यही हम पूछना चाहेंगे कि वर्जिश जब एक्सरसाइज लोग कर रहे होते हैं तो जोड़ों और पट्ठों को ठीक रखने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ द पीपल जिनको कहा जाता है कि जी आपको ये इश्यूज हैं तो आप इसके लिए एक्सरसाइज करें। अब व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज आर दे टॉकिंग अबाउट? कुछ भी कुछ नहीं, जिसमें जो प्रॉपर एक्सरसाइजेज हैं वो हम इसमें परफॉर्म करवाते हैं। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्रॉब्लम क्या है एंड उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम परफॉर्म करें। लाइक अगर किसी को मसल्स की वीकनेस है तो वहाँ पर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो परफॉर्म करवाएंगे। बट अगर किसी को यहाँ पर मसल्स की शॉर्टनिंग है, स्पैज़म में है या वो टाइट है मसल्स, तो इन दोज कंडीशन हम उनको स्ट्रेचिंग की तरफ लेके जाते हैं। फिर कुछ जनरलाइज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि जनरलाइज हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। एंड एक और एग्जांपल, जिस तरह फीमेल्स में पोस्ट 40 ईयर्स मीनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का चांस जो है वो बढ़ जाता है, तो उनके लिए जो एक्सरसाइजेज हैं दे आर डिफरेंट दैन जो कि एक नॉर्मली हम वैसे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्सरसाइज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर। अच्छा, चूँकि डॉक्टर आमिर हमने देखा है कि यंग एज में ही अब लोगों को बहुत से इश्यूज होना स्टार्ट हो गए हैं। एक एज अ लाइफस्टाइल अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे तो उसको रोज़ कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई स्पेसिफाई एक्सरसाइज करनी चाहिए। यंग एज के लोगों की बात करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी का एक रूटीन बना लें। जी, एक्सरसाइज जो है वो डेफिनेटली इट्स एन इंटीग्रल पार्ट। WHO जो है वो रेकमेंड करता है कि 150 मिनट ऑफ रिगुलस एक्टिविटी इन अ वीक। तो वो फिज़िकल एक्टिविटी इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वॉक हो सकती है, जनरलाइज एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक जिम में जाना चाह रहा है तो वो जिम में प्रॉपर जो एक्सरसाइज है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनर्स वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि यंग पर्सनस में ज़रूरी भी हैं और उनको ये फर्दर बचा भी सकती हैं डिफरेंट बोन्स एंड जॉइंट प्रॉब्लम से। अच्छा, अब ये बताइएगा कि बुज़ुर्गों में और ख़वातीन में भी आपने कहा कि पोस्ट 40 इश्यूज़ आते हैं। हमने अब बच्चों में जोड़ों पट्ठों के मसाइल बहुत देखे हैं। ये शायद या तो पहले अवेयरनेस नहीं थी या पहले होता नहीं था। आप अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं कि हमेशा से ही होता है लेकिन अब चूँकि ज़्यादा आगाही है इसलिए बात होती है, इलाज होता है। तो अवेयर वो ज़्यादा है, बट उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो वो है यूज़ ऑफ स्क्रीन। जो स्क्रीन टाइम है वो अब बच्चों का बहुत बढ़ गया है। लाइक अगर आप 90s में या इससे पहले का देखें जब मोबाइल नहीं आया था या कंप्यूटर इतना कॉमन नहीं था तो बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी वो एक इंटीग्रल पार्ट थी। स्कूल में भी, इसके अलावा शाम में भी वो खेलते थे, ठीक है। एंड इसकी वजह से वो काफ़ी हद तक फिट रहते थे एंड ये मसल्स प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम्स इनसे बचे रहते थे। अब जब एक्सटेंसिव जो स्क्रीन टाइम आ गया है मोबाइल की फॉर्म में, कंप्यूटर की फॉर्म में, तो उसकी वजह से जो एक्सरसाइजेज हैं वो कम हो गई हैं, प्ले टाइम कम हो गया है एंड वहाँ पर कंटिन्यूस सेटिंग की वजह से पोस्चर ख़राब है। पोस्चर ख़राब होने की वजह से मसल्स डैमेज हैं। मसल्स डैमेज होंगे तो फिर डेफिनेट बात है कि वो क्या आप हमें गाइड कर सकते हैं डॉक्टर साहब खुराक के हवाले से भी, क्योंकि आप हड्डियों और जोड़ों से ज़ाहिर है डील करते हैं, कोई ऐसी खुराक है जो हम
हड्डियों को मजबूत करने के लिए ले सकते हैं? क्योंकि मुझे तो एट टाइम्स लगता है कि मिथ है कि जी दूध पिए, दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं। क्या दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं? क्योंकि दूध तो बहुत से लोग कहते हैं अनहेल्दी है, फैटनिंग है, सब कुछ है और खालिस भी नहीं है आजकल। नहीं देखें, जो मिल्क है वो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। एंड एक और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जो मैंडेटरी चीज़ है कि हमें सनलाइट एक्सपोजर, वो हम अपना टोटली अवॉइड कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से वो कैल्शियम जो है वो इतनी ज़्यादा बोन में एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती। तो मिल्क अगर वो खालिस है, प्योर है, तो इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ कैल्शियम। इसके अलावा आपके डिफरेंट और चीज़ें हैं, जैसे चीज़ हो गई, पनीर हो गई, ये जो चीज़ें हैं दे आर रिच इन कैल्शियम, योगर्ट इवन, ठीक है। तो आइसक्रीम एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि आप आइसक्रीम अगर एक अच्छे वे में बनी हुई हो तो वो भी इट्स ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। एंड ये चीज़ें जो हैं ये बोन हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती हैं काफ़ी। बट उसके साथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम है। बाकी हर किस्म का जो है वो फ्रूट लें, दालें, सब्जियां, मीट वगैरह, ये तो हर चीज़ एतदाल मिले तो जो बोन्स एंड जॉइंट्स एंड एक चीज़ तो आपसे बात करके हमें कंफर्म, हमेशा ही रिकन्फर्म होती है कि ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है ना, स्क्रीन टाइम की वजह से, बच्चे हों या बड़े हों, और कुछ करना नहीं, लेजर क्या है कि जी बैठ के अपना टैब खोलो या समथिंग, दिस नीड्स टू चेंज, क्योंकि ये दिस इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज एज वेल। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज हम अपने क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे, बहुत से जो वर्ल्ड कप में नहीं जा सके, उनको भी बोन इश्यूज और कोई इंजरी। तो ये हमारे जो खिलाड़ी होते हैं उनको जोड़ों और पट्टों के बड़े मसाइल हो जाते हैं, बड़ी जल्दी होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ओवर यूज? इनकी जो क्रिकेट, दे आर सुपर एथलीट एक्चुअली। हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो ये एलीट एथलीट्स में आते हैं। अब इनके अंदर जो 2-3 बड़े इश्यूज़ हैं, एक लैक ऑफ रेस्ट टाइम, मतलब अगर आप देखें तो अभी ना क्रिकेट का डिफरेंट लीग्स आ गई हैं एंड टूर्नामेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके अंदर एक तो रेस्ट टाइम जो है वो बहुत कम है। तो जो रेपिटेटिव स्ट्रेस आ रहा होता है वो जॉइंट इंजरीज़ एंड मस्कुलर इंजरीज़ की कॉज बन रहा होता है। सेकेंडली ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग या जो ट्रेनिंग फॉर्मेट है उसको हर एक प्लेयर के लिए टेलर मेड करना पड़ता है, कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो समटाइम ये होता है कि सारे प्लेयर्स एक ही टाइप की ना जो एक्टिविटी है या एक्सरसाइजेज जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड किसी वो प्लेयर के लिए बहुत सूटेबल होती हैं एंड किसी प्लेयर के लिए सूटेबल नहीं होती। थर्ड थिंग वही वर्कलोड की बात है कि एक जो प्लेयर है वो कितना वर्कलोड ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक प्लेयर की जो इंजरी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर आमिर नईम। बहुत सी मुफीद बातें आपने हमें बताई। 15 मिनट की वॉक भी अगर आप रूटीन में अपनी ज़िंदगी में डाल लेना, वॉट एवर एज यू आर एट दिस मोमेंट, अगर आप 12 साल के हैं, 20, 25, 40, 50, 60 और अभी सुन रहे हैं तो अभी स्टार्ट करें। और अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, आप 20 सेकंड कोई भी एक्टिविटी करें, ज़्यादा करें, साइकिलिंग कर लें, वॉक कर लें, ज़रा तेज़ करें, उसके बाद आप 40 सेकंड या 1 मिनट नॉर्मल मूवमेंट रखें, नॉर्मल चलें, नॉर्मल चलें, फिर 20 सेकंड या 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 20 सेकंड या 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, 15 मिनट आप कर लें दिन में। That's all. मतलब 15 मिनट तो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए डिवोट कर ही देने चाहिए, और बाकी उसके बाद करते हैं जो बाकी कर रहे हैं चीज़ें। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। टाइम कम रह गया, आपको जल्दी से बताते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से तो बच गया, लेकिन मुल्क की माशी सूरत हाल पर आलमी इदारे जो हैं वो अब भी मुतमईन नहीं हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में मशवरा दिया है कि 50,000 रुपये और उससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाया जाए, जबकि दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने और टैक्स फ्री आमदन की हद जो है वो नीचे लाने की तजवीज़ दी गई है। भाई, दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का तो कब से हम कह रहे हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़राई शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए। मुनासिब तैयारी और जायज़े के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए जाएँ। 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायज़ा लेकर वफाकी और सूबाई दायरा कार में फाइनेंसिंग का लाहे अमल तय किया जाए। इसी पे बात करते हैं। मौशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, ज़ाहिर है अच्छे नहीं लग रहे मामलात, हालांकि हमें लग रहा था कि हम सारा कुछ तो कर बैठे हैं, बिजली भी बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमतें भी तबादुर के साथ बढ़ी हैं, पिछला थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन अदरवाइज़ सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानी मईशत का एक तशवीशनाक नक्शा खींचते हुए मज़ीद इक़दामात
बता दिए हैं, जिसमें सरे फहरिस्त है टैक्स नेट बढ़ाना, और वो भी इंतहाई कम तनख्वाह वालों को कभी कह दिया कि उन पर लगाया जाए। तो मतलब ये तो एक मुतालबा हो ही रहा है विद इन पाकिस्तान एज वेल। तो जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उन्हीं पे मजीद टैक्स लगाना, वुड इट नॉट फ्रस्ट्रेट पीपल इवन मोर? बैंक ने जो रिपोर्ट इशू की है उसके अंदर 2-3 एस्पेक्ट्स हैं उसके। सिर्फ सैलरीड क्लास का नहीं कहा गया, उसमें प्रॉपर्टी की भी बात की गई है, उसमें एग्रीकल्चर की भी बात की गई है, उसमें प्रोफेशनल्स की भी बात की गई है। वो सारे सेक्टर्स जिन्हें हम सब पॉइंट आउट करते आए हैं पहले भी कि उसमें जो है उन पर टैक्स नहीं है, उन पर कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, तो रिलेटिवली उन सेक्टर्स पर टैक्स किया जाए जिन पर टैक्सेस नहीं है, जिनमें पोटेंशियल भी अच्छा खासा है। और हम जो है सैलरीड क्लास और जो फॉर्मल सेक्टर है इनसे टैक्सेस कम करके उनसे टैक्स ले सकते हैं, बेशक वो कम टैक्स हो जो टैक्स नहीं दे रहे। तो सैलरीड क्लास का ज़्यादा ताल्लुक है, बिल्कुल ये जस्टिफाइड नहीं है कि मजीद उन पर टैक्स किया जाए। लेकिन देखिए वर्ल्ड बैंक, IMF ये आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। लाजमी नहीं है हम सारी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करें, लेकिन देखिए फ्लॉ हमारे अपने अंदर है वो ये कि हमने जब उन लोगों से टैक्स नहीं लिया जो कि टैक्स दे सकते हैं, जिन्हें देना चाहिए, और हम उन्हीं पे बर्डन करते गए, वो सैलरीड क्लास हो या फॉर्मल इंडस्ट्रीज हो या फॉर्मल जो है आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो, आप उन्हीं को बर्डन करते रहेंगे तो ये कभी भी फॉर्मूला जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा, कभी भी कामयाब नहीं होंगे आप उसको। तो डेफिनेटली सैलरीड क्लास का जो है वो अब मजीद आप उनको नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात ये, मैं आपको एक नंबर आपसे शेयर करता हूँ। सैलरीड क्लास ने लास्ट पूरे साल का अगर आप नंबर्स देखें 265 अरब रुपए के करीब जो है वो टैक्सेस दिए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा हैं। और अगर आप रिटेल सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर इनकी बात करें तो 200% इनसे ज़्यादा सैलरी क्लास ने टैक्स दिया है। तो आप खुद सोचें कि सैलरी क्लास तो बेचारी ऑलरेडी टैक्स दे रही है, और मसला ये है कि सैलरी क्लास का टैक्स एट सोर्स यानी कि खुद ब खुद कट जाता है, और जो टैक्स नहीं दे रहे उनके पास तो टैक्स चोरी के भी तरीके हैं, और वो टैक्स अगर दे भी रहे हैं तो कम तरीके से टैक्स देते हैं। बहुत सारे उनके पास तरीके हैं टैक्स ना देने के। जो भी सेक्टर्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है, ग्रे एरियाज़ हैं, तो मेरे ख्याल में हमें अगर हम अपनी जो ये डिस्टॉर्शंस हैं इनको ठीक करें और उन सेक्टर्स को टैक्स करें। एग्रीकल्चर 1% देता है, रिटेल 1% देता है, कॉन्ट्रीब्यूशन उनका दोनों का मिला के तकरीबन 45% है आपकी इकॉनमी में, और टैक्स सिर्फ 2% देते हैं, और रिमेनिंग जो 98% टैक्सेस हैं वो रिमेनिंग 55% जो है वो सेक्टर्स देते हैं। तो कितना बड़ा गैप है, कितने बड़ी जो है वो डिसबैलेंस जो इक्वेशन है। तो मेरे ख्याल में इस बैलेंस को बैलेंस आउट करने के बहुत से मशवरे पहले भी आया है, होप कि कोई कर भी गुजरे। पूरा सेक्टर ऑफ रियल एस्टेट, पूरा सेक्टर ऑफ ज़राअत जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। टैक्स लगाएं भाई, उन पे कुछ करें। थैंक यू खुरम शहजाद फॉर बीइंग विद अस। That is it for today. We're going to see you tomorrow.